हेलो दोस्तों। देखिए आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो आपका होता है यह एक एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आने वाला एंटोमोलॉजी का ही पार्ट होता है। उसी के अंतर्गत हम उसका इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हमारे चैनल से आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, देखिए CSJMU कानपुर के द्वारा जो आपकी आगामी परीक्षा की जो डेट है वह फिक्स हो चुकी है, तो अपनी तैयारी को लगातार बढ़ाते रहें। और जो है उसी में अगला क्रम आपका IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का आया। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, बीड साइंस के भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। एक दो वीडियो और बनेंगे, उनके वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे आने वाले एक दो दिनों के अंदर ही। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो IPM यह शब्द है यह सर्वप्रथम किसने दिया था, IPM जो शब्द है यह सर्वप्रथम किसने दिया था, तो देखिए IPM शब्द यानी कि कह सकते हैं टर्म क्वाइंड वाज फर्स्ट क्वाइंड वाज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बार्लेट। 1956 में दिया था। कब दिया था? 1956 में बार्लेट नामक वैज्ञानिक ने 1956 ईस्वी में IPM टर्म को या IPM वर्ड को दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है, जैसे कि आपसे यदि पूछ लिया जाए कि AICRP ऑन IPM कहां पर स्थित है। अब देखिए AICRP का मतलब आपको पता होगा कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन IPM कहां पर स्थित है, यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट IPM पर रिसर्च प्रोजेक्ट है वह ऑल इंडिया का रिसर्च प्रोजेक्ट IPM का कहां पर किया जाता है, वह संस्थान कहां पर स्थित है। तो वह संस्थान जो है आपका IARI कैंपस न्यू दिल्ली, IARI कैंपस न्यू दिल्ली में स्थित है। और यह भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि RI की स्थापना कब हुई थी, तो IARI की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? IARI की स्थापना सन 1905 ईस्वी में की गई थी। और AICRP ऑन IPM कहां पर स्थित है? IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो IPM पर जितने भी रिसर्च किए जाते हैं उसका सेंटर IARI कैंपस में है। ठीक है, ये बात होगी आपकी IPM AICRP की। अब देखिए IPM थोड़ा सा पहले आप समझिए, इंसेक्ट और पेस्ट में कभी कभी अंतर या फिर दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा यहीं पर समझ लीजिए कि इंसेक्ट क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। इंसेक्ट वह यानी कि इंसेक्ट से आप समझते हैं कोई भी इंसेक्ट जो कि हमारे फसलों को हानि पहुंचाता है या लॉसेस पहुंचाता है, वही हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं। अब देखिए इंसेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट ही होता है, लेकिन पेस्ट के बारे में यदि हम बात करें तो पेस्ट में आपका ह्यूमन भी आ जाता है, डिजीज भी आ जाते हैं और वीड भी आ जाते हैं। मींस पेस्ट में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला वह कोई भी कारक हो सकता है, पेस्ट कहलाता है। भले ही वह जानवर हो, भले ही वह आपका डिजीज हो सकता है, वीड हो सकता है, ह्यूमन ही क्यों ना हो। जैसे ह्यूमन आपके किसी भी फील्ड में घुस जाता है तो वहां पर किसी न किसी प्रकार से फसल को नष्ट करता है, तो यहाँ पर पेस्ट के रूप में ह्यूमन का भी प्रयोग किया जाता है या ह्यूमन को भी एक पेस्ट के रूप में माना जाता है। तो आपका ह्यूमन भी हो सकता है, क्रॉप भी हो सकता है, आपका डिजीज भी हो सकता है, वीड भी हो सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी कारक जो आपकी फसल को लॉसेस पहुंचाता हो, आपकी क्रॉस को लॉस पहुंचाता हो, पेस्ट कहलाता है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि वीड जो है वह निम्न में से क्या है, तो नीचे दे दिया जाए इंसेक्ट या आपका डिजीज या इनमें से कोई नहीं, या पेस्ट। तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जा सकता है डिजीज क्या है, ह्यूमन क्या है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पेस्ट जो है, ह्यूमन जो होता है, एक आदमी या एक मनुष्य जो होता है वह एक पेस्ट के रूप में कार्य करता है। अब देखिए जानकारी के लिए बता दें कि जो लॉसेज होते हैं, यहाँ पर बात हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात डिजीज की भी करेंगे,
और वीड की भी करेंगे और इंसेक्ट की भी करेंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा लॉस आपका वीड के द्वारा होता है, सबसे ज्यादा लॉस आपका वीड के द्वारा होता है 33%। 33% लॉस आपका वीड के द्वारा होता है। रिकॉर्ड डाटा है ये एकदम क्लियर। यदि आपसे और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि जो खरपतवारों के द्वारा फसलों में हानि होती है वह कितने परसेंट होती है, तो 33% होती है। उसके बाद आपका डिजीज के द्वारा जो आपके रोग लगते हैं फसलों में, तो डिजीज के द्वारा 26% हानि होती है, 26% हानि होती है। और रोडेंट्स जो होते हैं आपके, जो कुतर कर खाने वाले जो आपके कीट होते हैं, है ना, तो जो रोडेंट होते हैं वह जो है आपके 26%। और इसके अलावा जो आपकी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स ये आपकी 15% लॉसेस पहुंचाती है हमारी फसलों को। जोड़ लीजिए 33, 26, 26, 52, 52, 33, आपके 85 और 15, 100, तो टोटल आपका 100% हो जाता है। 100% लॉस आपका इन्हीं चीजों के द्वारा होता है। तो देखिए ज्यादातर जो लॉस पहुंचाता है वह लॉस आपका वीड पहुंचाता है, और वीड के बाद आपका डिजीज जो कि 26% लॉस पहुंचाता है। रोडेंट होते हैं वह आपके 26% लॉस करते हैं हमारी फसलों को, और बर्ड्स जो होती हैं वह भी आपकी 15% लॉस पहुंचाती हैं हमारी फसलों को। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करते हैं, जैसे कि आपका कुल पेस्टिसाइड, जितना पेस्टिसाइड आपका प्रयोग किया जाता है, कुल पेस्टिसाइड आपका जितना भी पेस्टिसाइड प्रयोग किया जाता है उसका उसका लगभग 70% तो इंसेक्टिसाइड होता है, लगभग 70% इंसेक्टिसाइड होता है, और 12 से 15% आपका फंजीसाइड होता है, 12 से 15% आपका फंजीसाइड होता है। और इसके अलावा 4 से 5% आपका वीडीसाइड होता है। वीडीसाइड का मतलब खरपतवार नाशी, फंजीसाइड का मतलब कवक नाशी, और इंसेक्टिसाइड का मतलब आपका कीटनाशी होता है। तो जितने भी पेस्टिसाइड का प्रयोग, हम टोटल पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं उसमें से हम 70% इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, 12 से 15% फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, और 4 से 5% वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। और जानकारी के लिए हम आपको यह भी बता दें कि इंडिया में प्रतिवर्ष 19,000 टन, इंडिया में प्रतिवर्ष 19,000 टन इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। इंडिया में प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष में 19,000 टन इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। नया डाटा है, लेटेस्ट डाटा है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको गौर करके समझिएगा थोड़ा सा। 19,000 टन इंसेक्टिसाइड प्रयोग किया जाता है आपके इंडिया में, जिसका 63% भाग आपके ऑल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका 63% भाग, 63% हिस्सा आपका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जाता है। इसके अलावा आपसे देखिए पूछ लिया जाता है, इसके अलावा जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी जो हायर कंजप्शन जो आपके क्रॉप्स हैं वह कौन कौन सी हैं। हायर कंजप्शन क्रॉप्स, सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड किन फसलों में डाला जाता है, तो हायर यूज कह लें या हायर कंजप्शन कह लें, हायर यूज ऑफ क्रॉप्स की यदि हम बात करें, तो क्रॉप्स में आपका नंबर 1 पर तो आता है कॉटन, सबसे ज्यादा कॉटन में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पैडी, और पैडी के बाद ज्वार, ठीक है, और ज्वार के बाद आपका आता है व्हीट क्रॉप्स। तो ये इन क्रॉप्स में हम सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा हम इन्हीं क्रॉप में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 10%, लगभग 90% तो हम इन्हीं क्रॉपों में या क्रॉप्स में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, या सीरियल्स में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन 10% जो है वह आपका कुल टोटल इंसेक्टिसाइड का लगभग 10% हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में 10% इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। मींस जितना भी इंसेक्टिसाइड का हम प्रयोग करते हैं उसका 10% प्रयोग, मात्र 10% प्रयोग हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में करते हैं। उसके अलावा कॉटन में सबसे ज्यादा, पैडी में
उसके बाद तीसरे नंबर पर ज्वार में और व्हीट क्रॉप में सबसे ज्यादा, ये इन फसलों में सबसे ज्यादा जो है आपका इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कोई कि जो है जैसे आपकी कंट्रीज होती हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, हो सकता है कि पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में आपका जो है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कंट्री और पर हेक्टेयर इन ग्राम, पर हेक्टेयर यूज इन ग्राम, ग्राम में यदि आप चाहें तो इसको किलोग्राम में भी निकाल सकते हैं। देखिए कंट्री में जैसे आपका जापान आता है, जापान में लगभग 10,000 ग्राम, ठीक है। तो यदि आप इसे कन्वर्ट करना चाहें किलोग्राम में, हो सकता है कि किलोग्राम में पूछ ले, तो किलोग्राम में यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे, तो किलोग्राम में आपका 10 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जापान में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा आपका यूरोप में 2000 ग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। अमेरिका में 1500 ग्राम, अमेरिका में 1500 ग्राम यूज किया जाता है पर हेक्टेयर। और देखिए इन सभी का पूछे या ना पूछे, लेकिन आपका इंडिया का भले ही पूछ सकता है, इंडिया में 400 ग्राम पर हेक्टेयर, 400 ग्राम पर हेक्टेयर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट इंडिया का डाटा, लेटेस्ट डाटा है जो कि आपका इंडिया का आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने परसेंट इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, या कितने ग्राम या कितने किलोग्राम, तो इसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम बदलेंगे तो 0.4 किलोग्राम हो जाएगा, कितना 0.4 किलोग्राम, और 400 ग्राम इंडिया में इंसेक्टिसाइड का प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है, कितना प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा कंट्री की बात हो गई, कंट्री के बाद इंडिया के कुछ स्टेट पूछ लिए जाते हैं, इंडिया के हो सकता है कि कुछ स्टेट पूछ ले जो कि हायर कंजप्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, ये आपके 6 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर इंसेक्टिसाइड का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जहां पर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे जापान में स्टेट हो गए आपके कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आईपीएम से संबंधित जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे कि इंसेक्ट को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, बात करते हैं कि इंसेक्ट को हम कैसे करते हैं। तो देखिए कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम 2 विधियों को अपनाते हैं। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम 2 विधियों को अपनाते हैं। नंबर 1 पर आपकी नेचुरल विधि आती है, नेचुरल, और नंबर 2 पर आपकी जो है अप्लाइड कंट्रोल आता है। कौन सा, अप्लाइड कंट्रोल आता है, ठीक है। अप्लाइड कंट्रोल और नेचुरल कंट्रोल। देखिए नेचुरल कंट्रोल जो है वह पूरी तरह नेचर पर ही स्थित होता है, निर्भर होता है। तो देखिए नेचर पर, जैसे कि यहाँ पर विदाउट लिखा जाता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन मीन्स इसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, बिकॉज यह जो है नेचर पर आधारित होता है। और इसमें जितनी भी क्रिया वह आपकी कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वह इफेक्ट करते हैं हमारे इंसेक्ट को। और अप्लाइड कंट्रोल में हम कई प्रकार के कंट्रोल का अध्ययन करते हैं। अप्लाइड कंट्रोल को भी कई अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, जैसे कि अप्लाइड कंट्रोल को 2 भागों में, कन्वेंशनल अप्रोच और जो है इसके अलावा मॉडर्न अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच में हम फिजिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और लीगल कंट्रोल का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा मॉडर्न कंट्रोल में हम कई प्रकार के, जैसे जेनेटिकल कंट्रोल, आईपीएम और आपके कई प्रकार के कंट्रोल का हम अध्ययन उसके मॉडर्न कंट्रोल में करते हैं। तो देखिए बात करेंगे सिर्फ नेचुरल कंट्रोल की, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे नेचुरल कंट्रोल की
कि नेचुरल कंट्रोल के द्वारा किस प्रकार से इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है या किस प्रकार से कंट्रोल होते हैं नेचुरल के द्वारा। तो देखिए नेचुरल के द्वारा कंट्रोल या नेचर के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है टेम्परेचर। देखिए क्लाइमेट में सबसे चीजें यही आती है, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, सॉइल हो गया, इन्हीं सभी चीजों पर तो आपका क्लाइमेट आधारित होता है। तो टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इंसेक्ट के लिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर बेस्ट होता है इंसेक्ट के लिए। तो इंसेक्ट के लिए आप एक चीज नोट कर लें कि 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी बेस्ट, सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है जहां पर फॉर सर्वाइविंग के लिए, फॉर सर्वाइविंग के लिए मतलब कि यहाँ पर जो है इंसेक्ट अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है। इस टेम्परेचर में इंसेक्ट जो है एक्टिव रहते हैं। यदि टेम्परेचर प्रकृति में टेम्परेचर जब आपका 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उनमें जो है इंसेक्ट आपके सर्वाइव कर पाते हैं और एक्टिव रहते हैं। लेकिन बातें यह भी पूछ ली जाती है कि इनके लिए मैक्सिमम फैटल टेम्परेचर कितना होता है और मिनिमम फैटल टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए मैक्सिमम फैटल टेम्परेचर की यदि हम बात करें, मैक्सिमम फैटल टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो वह 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि हम मिनिमम फैटल टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम फैटल टेम्परेचर जो है वह आपका -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसमें जोन भी आते हैं, पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम फैटल टेम्परेचर जोन कितना होता है, मैक्सिमम फैटल जोन ऑफ टेम्परेचर कितना होता है, तो वह जो है आपका 55 से 60 होता है। ठीक है। और मिनिमम फैटल टेम्परेचर यह आपका -5 से -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि आपका मिनिमम फैटल जोन ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है। तो ज्यादा चीजें आपको टच करवा दे रहे हैं ताकि आपसे परीक्षा में जो भी पूछा जाए आपको आसानी हो सके। और इनके नोट्स बना लीजिए ताकि जो है 2 से 4 पन्नों में आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा आईपीएम का थोड़ा ज्यादा लार्ज बनेगा क्योंकि इसमें ज्यादा थोड़े क्वेश्चन हैं और बायोटेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा 3 पन्ने में सफिशियंट हो जाएगा और वीड साइंस में का भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 पन्ने में आपका सफिशियंट रहेगा, जो कि जिससे कि आप आपका ऑब्जेक्टिव पेपर सीएससीएमयू की आने वाली आगामी परीक्षा के लिए आप देने में दे सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर जो सर्वाइव करने के लिए इंसेक्ट का होता है 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम फैटल टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम फैटल टेम्परेचर जो होता है वह आपका -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा आपसे कई चीजें पूछी जा सकती है, जैसे कि टेम्परेचर, एक तो हो गया टेम्परेचर और दूसरा होता है आपका रेनफॉल। देखिए रेनफॉल किस प्रकार से कीटों को अफेक्ट पहुंचाती है। जैसे मान लिया कि रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो देखिए रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी के लिए पहले एक चीज समझिए कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है उसमें 80 से 90% जल पाया जाता है, उसमें 80 से 90% वाटर पाया जाता है। तो देखिए यह कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपकी रेनफॉल जैसे ही होती है उसी प्रकार से 80 से 90% हम जल कह लें या इसी को हम हीमोलिम्फ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, इंसेक्ट में हीमोलिम्फ पाया जाता है और हीमोलिम्फ प्रकार का ही इसमें जो है रुधिर का परिसंचरण तंत्र ये उसी से रिलेटेड होता है। तो देखिए 80 से 90% इसमें जो है जल पाया जाता है कीट में। और देखिए 84 से 90% तक इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 84 से 90% तक आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि कीट में कितने % जल पाया जाता है, तो कीट में 80 से 90% जल पाया जाता है। और जानकारी के लिए हम आपको यहीं पर बता दें कि जो आपके 80 से 90% तो आपका स्थलीय कीट में पाया जाता है। जो आपके स्थलीय कीट होते हैं उनमें 80 से 90% जल पाया जाता है। इसके अलावा जो आपके जलीय कीट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जल में रहते हैं, जल में रहने वाले कीटों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर की मात्रा, तो वहां पर 98% वाटर पाया जाता है आपके जलीय कीट में। और यदि हम बात करें स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, जो आपके स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं, यानी कि जहां पर हम अपने अनाज को भंडारित करते हैं, उनमें जो लगने वाले पेस्ट होते हैं
उनमें जो है 50% तक वाटर पाया जाता है। और ऐसी स्पीसीजों के नाम जैसे आपका एक होता है सिटोफिलस स्पीसीज और दूसरी होती है ट्राइबोलियम स्पीसीज। ये दो स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि आपकी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में इनको गिना जाता है। तो देखिए रेनफॉल और ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमारे कीटों को, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी के आधार पर इस प्रकार से। और देखिए दूसरी चीजें आप में इसमें होता है कि ये जो है रेनफॉल और ह्यूमिडिटी के आधार पर लगभग ह्यूमिडिटी जो है वायुमंडल में 60 से 80% होनी चाहिए तो जो है सरवाइव कर पाते हैं हमारे कीट। यदि इससे कम ज्यादा हो जाती है तो फिर हमारे कीट जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और ये चीजें हमने आपको पानी वाटर के आधार पर हमने आपको बता दिया कि वाटर के आधार पर जलीय कीट में जो है 98% पानी पाया जाता है, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में 50% पानी पाया जाता है और स्थलीय कीट जो होते हैं उनमें जो है 80 से 90% जल पाया जाता है जो कि आपके स्थल पर रहते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है आपका 80 से 90% जल पाया जाता है। इसके अलावा जो है क्या पूछा जाता है, देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि लाइट के आधार पर, लाइट जो होता है आपकी प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो है इज ए चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत आपका प्रकाश माना जाता है। तो प्रकाश के आधार पर कीटों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर कीटों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ड्यूरनल, नंबर 2 नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल और नंबर 3 क्रैपुसिकुलर। क्या, क्रैपुसिकुलर। तो देखिए ड्यूरनल, नॉक्टर्नल और क्रैप्सिकुलर इंसेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो ड्यूरनल को हम हिंदी में दिनचर कहते हैं, दिनचर, और नॉक्टर्नल को रात्रिचर कहते हैं, रात्रिचर, और क्रैप्सिकुलर को हम हिंदी में गोधुल कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधुल। तो देखिए दिनचर का मतलब वह कीट जो अपने रास्ते का चयन प्रकाश के आधार पर करते हैं, जो अपने रास्ते का चयन प्रकाश के आधार पर करते हैं दिनचर कीट कहलाते हैं। ठीक है, जो दिनचर कीट होते हैं वह जो है आपके प्रकाश के आधार पर प्रकाश के आधार पर रास्ते का चयन करते हैं। जैसे आपकी बटरफ्लाई हो गई, बटरफ्लाई जैसे आपकी रात्रि में दिन में निकलती है और रास्ते का चयन करती है। नॉक्टर्नल इंसेक्ट वह इंसेक्ट जो कि आपके अंधेरे में रास्ते का चयन करते हैं, नॉक्टर्नल इंसेक्ट कहलाते हैं। जैसे आपका आता है कॉकरोच, क्या आता है, कॉकरोच। और कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना एक ऐसा जंतु है जो कि आपका रात में निकलता है। और इसके अलावा आपका एक मॉथ होता है, मॉथ, जिसे हम हिंदी में सलभ के नाम से जानते हैं, यह भी एक आपका रात्रिचर कीट होता है। और क्रैप्सिकुलर कीट वह कीट होते हैं जो कि शाम के समय बाहर निकलते हैं, शाम के समय यानी कि 6 से 8 बजे तक, 6 से 8 बजे के मध्य में निकलते हैं, वह आपके क्रैप्सिकुलर इंसेक्ट कहे जाते हैं। तो यह जो है लाइट के आधार पर इंसेक्ट का वर्गीकरण हो गया। इसके अलावा या लाइट, यदि लाइट इफेक्ट हो रही है तो कीट हमारे इफेक्ट होते हैं। जैसे लाइट हमें दिन रास्ते का चयन यदि वो दिन के आधार पर करते हैं और यदि लाइट ना हुई तो वह बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो यही सब चीजें उनको इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा नेचुरल एनिमीज की भी बात करते हैं, नेचुरल एनिमीज की बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मींस वायुमंडलीय दाब, यह भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों को अफेक्ट करता है। तो ये वही वायुमंडलीय दाब जिसको हम बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, और बैरोमीटर की खोज टॉर्सेली नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब जो है यह भी आपका एक इंसेक्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। उसके अलावा नेचुरल एनिमीज की यदि हम बात करें तो नेचुरल एनिमीज को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर 1 पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म और नंबर 2 पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म में जो आपका सबसे बड़ा घातक लॉस पहुंचाने वाला हमारे इंसेक्ट को जो सबसे बड़ा लॉस पहुंचाता है वह होता है नंबर 1 पर ह्यूमन, मीन्स मनुष्य। मनुष्य सबसे ज्यादा लॉस पहुंचाता है, सबसे बड़ा माना जाता है, मेनली सोर्स होता है आपका मनुष्य। इसके अलावा कैट को भी आपने देखा होगा कि इंसेक्ट को खा लेती है, ठीक है, उसका भक्षण करती है। डॉग को भी आपने देखा होगा कि उसका भक्षण करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग, उसके अलावा स्नेक, सांप, है ना, और उसके अलावा कैमिलोन आता है, कैमिलोन, ठीक है, टोड,
तो ये जो है ये सभी आपके मैक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आने वाले आपके सोर्स होते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके नेचुरल एनिमीज होते हैं, नेचुरल एनिमीज जो कि आपके मैक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आपका प्रीडेटर, पैरासाइट, और पैरासिटोइड, ये जो है आपके 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रीडेटर, पैरासाइट और पैरासिटोइड। इनके बारे में अभी हम जब आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बताएंगे तो वहां पर इनकी विस्तृत चर्चा होगी, प्रीडेटर, पैरासाइट और पैरासिटोइड के बारे में। तो ये बात हो गई आपकी कि नेचुरल कंट्रोल के द्वारा कैसे हमारे इंसेक्ट इफेक्ट होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसे कम होती है, ये सभी चीजें जो है आपकी आईपीएम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेचुरल कंट्रोल के अंतर्गत आती हैं। तो ये था हमारा आज का आईपीएम का परिचय। आगे हम आपको फिजिकल कंट्रोल के बारे में बताएंगे। और देखिए, कल्चरल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल के लिए हमने आपको पहले से ही एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कल्चरल और मैकेनिकल दोनों प्रकार के कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, लगभग वह 30 या 32 मिनट का वीडियो बना था, उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। एक एक क्वेश्चन वहां से आपको बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। कल्चरल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो सकता है। तो यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, CSJMU यूनिवर्सिटी कानपुर के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर आपको सभी प्रकार के जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए या अपने एग्जाम के लिए, उसमें जो है आपको वहां पर वह वीडियो सभी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का आईपीएम वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।